वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों स्वागत है अपने चैनल मिस्टर सी में। दोस्तों आज मैं इसमें आपको पॉलिटिक्स की क्लास दोस्तों लेने जा रहा हूँ। पहली क्लास है दोस्तों, और इसमें आपको वन शॉर्ट वीडियो में दोस्तों आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आपको दोस्तों संपूर्ण चैप्टर इसमें मैं दोस्तों आपको पढ़ा के समाप्त कर दूंगा दोस्तों। और आप जब वीडियो अंत करोगे दोस्तों तो मेरा दावा है कि आप इस वीडियो में जो मैंने बताया भूल के दिखाऊँ, यानी कि जो आपको कम बताऊंगा दोस्तों 100% दोस्तों आपके दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। अब वीडियो आप नए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो शुरू दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पॉलिटी शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हमारा जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड होता है वो दोस्तों शुरू होता है जो भारत में हिस्ट्री के बाद जो हमारी शुरू होती है वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से धीरे धीरे से हमारे यहाँ जो गुलामी का दौर था वो यहीं से शुरू होता है, ईस्ट इंडिया से, ठीक दोस्तों। तो बात करते हैं भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्ट द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का दोस्तों आदेश मिला था। करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, यानी अभी तक जो कंपनी थी वो सीमित थी किस लिए? व्यापारिक कार्यों के लिए। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी ने दोस्तों प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब कंपनी ने दोस्तों बंगाल और बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी प्राप्त की, यानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार दोस्तों जब उसने प्राप्त किए, तब से जो कंपनी का क्षेत्र था क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, ठीक है दोस्तों। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनिवार्य रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य थे दोस्तों। मैं इस पूरी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी सुमरी कहते हैं, सुमरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। जब आपको ये समझा दूंगा क्या क्या इसमें हम पढ़, तो दोस्तों अब इसमें मैं आपसे दो टाइम में दोस्तों बांटूंगा। पहली बात करूँगा मैं कंपनी का शासन, जो हमारा कंपनी शासन 1773 से लेकर 1858 तक चलता है दोस्तों, ठीक। का शासन दोस्तों 1858 से 1947, इसी में दोस्तों वन शॉट में आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कंपनी का शासन 1700 से 1858 तक, ठीक है दोस्तों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और जो बिहार और बंगाल की जो दीवानी और उड़ीसा की दीवानी थी उन पर अधिकार शक्ति ब्रिटिश 1765 में, ठीक है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो अब बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में इसका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका महत्व क्या था मैं बता रहा हूँ। इसमें कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पहला कदम उठाया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए दोस्तों मान्यता मिल चुकी थी, ठीक। एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि भारत में जब कौन सा प्रशासन चालू हुआ तो वो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। तो
अब इसकी जो एक्ट की विशेषता की वो क्या थी, तो इसमें क्या गया है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। जैसे कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, एक समिति का दोस्तों जिसमें 4 व्यक्ति हों वो उसका गठन दोस्तों किया गया, ठीक। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्या है, जब 1773 का रेवोल्यूट दोस्तों एक्ट आया, ठीक, जब 1773 का रेवोल्यूट एक्ट आया तो उसमें क्या गया था, जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल तो यानी जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको बंगाल गवर्नर जनरल का पद बना दिया, ठीक है दोस्तों। और बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम बनने वाला कौन था, वो था आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड नंबर, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जब ये रेगुलर एक्ट आया तो इसमें क्या गया था, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसके अधीन कौन कौन हो गया, उसके अधीन तो मद्रास एवं मुंबई गवर्नर, यानी मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई, कह सकते हैं उनके नीचे हो गई। अगर आप वो बंगाल का गवर्नर कहेगा कि ये काम करना, वही काम करेगा, वो अपने मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, जो होता है, ठीक, किसी की अधीनता स्वीकार करना, ठीक दोस्तों। अब कहते हैं जब पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, पहले क्या हुआ था, जब 1773 नहीं आता तो सब अलग अलग थे, अपनी मर्जी के राज जाते, वो करे बिनने की जे काम तो करना है। अब क्या होगा कि अब जब तक बंगाल का गवर्नर ना कह दे जे करना था, तो कोई एक ही प्रेसिडेंसी का गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक दोस्तों। आइए अब आप समझ रहे होंगे। बात करते हैं थर्ड में। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जब 1773 आया तभी आपको 1774 में एक उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में की गई। उसमें क्या था, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि आपकी 4 मेंबरी कमेटी बनी थी। इसमें क्या हुआ था, एक हेड था CGP, जिसे हम कह सकते हैं मान लो CGP, जैसे आप अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ CGP में और वैसे हैं। इसमें क्या हुआ, जो मेन था मुख्य न्यायाधीश होता 1 और 3 अलग न्यायाधीश थे, टोटल 4 की दोस्तों समिति इसमें हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे यहाँ। और नंबर 4 में क्या था, 1773 रेवोल्यूशन में इसमें कहा गया था, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, पहले क्या होता था, जो अधिकारी लोग थे वो कंपनी में काम करते थे, मगर भारत के लोगों से उपहार वगैरह, ठीक है, निजी व्यापार करने, यानी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और व्यापार यानी उपहार रिश्वत लेना दोस्तों लेते रहते थे काम करने वाले की। तो अब जब 1773 रेगुलेटरी एक्ट आया तो उन्होंने मना, उसमें क्या किया, इसने क्या दिया, सख्त मना कर दिया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने का प्रतिबंध, यानी बंद कर दिया गया। ना आप रिश्वत ले सकते हैं, ना किसी से उपहार ले सकते हो, और ना निजी व्यापार कर सकते हो किसी से कर्मचारी, ठीक है। और नंबर 5 में क्या गया, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम में क्या गया था आपके इसने क्या कहा 1773 एक्ट में कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। उसमें उसका मतलब था कि यहाँ से जो भी सूचना है वो आपको सीधी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी, वो आप कंपलसरी थी, देनी है तो देनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जब इसके बाद आपका फिर आता है आपका 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम में क्या गया था, इसमें कहा गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो खामियां को ठीक करने के लिए इसको पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद ने इसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। अमेंडिंग एक्ट 1781 दोस्तों पारित किया,
जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है तो गौर से सुने। जैसे बंदोबस्त भी दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों भी कहा जाता है, ठीक। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, इसमें कहा गया है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, मुक्त कर दिया गया। सेकंड नंबर क्या है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। महत्वपूर्ण दोस्तों कहा है, जब ये अमेंड संशोधन आया इसमें कहा गया जो राजस्व संबंधी मामले होते हैं और जो राजस्व वसूली से जुड़े मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से दोस्तों बाहर कर दिया कि आपके इस क्षेत्र में नहीं है। फिर तीसरा दोस्तों विशेषता क्या है, इसमें कहा गया इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिया। यानी कि जब ये कानून आया तो उसमें कहा गया कलकत्ता के जो सभी नागरिक हैं, निवासी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अंतर्गत कर दिया है, सभी को अंतर्गत आ गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमान के बाद या मामले तय करेगा। यानी इसमें कहा गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि मुसलमान के मामले मुसलमान की तरह देखे जाएंगे, वो हिंदू के मुसलमान हैं उनके हिसाब से दोस्तों आपके वाद विवाद उसमें आपको दोस्तों सेटलमेंट किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं आपको न्यायिक व्यवस्था आपको अलग अलग दो धर्म में दोस्तों उन्हें एकदम बांट के रख दी उन्होंने, ठीक है। फिर उन्हें कहा दूसरे में चौथे नंबर में कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर न कि सर्वोच्च न्यायालय में। और देखो जिसमें कहा है समझो, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में अपील ना की जाए, वो सिर्फ की जाएगी आपकी न्यायालयों की प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्या है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की बात। आप समझिए 1773 का एक्ट आया, रेगुलेटरी एक्ट, ठीक। फिर आया आपको 1781 अमेंडमेंट एक्ट कह सकते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ, ठीक है दोस्तों, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया, ठीक है, जाना गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया, क्योंकि इस अधिनियम की विशेषता तो इस प्रकार है, ठीक है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। जो आपका जो एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसने कहा जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग दोस्तों कर दिया, ठीक है। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का दोस्तों गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। मेन प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन दोस्तों कर दिया गया। और इस प्रकार धीरे धीरे आपकी द्वैध शासन की दोस्तों व्यवस्था का आरंभ होने लगा था, ठीक है दोस्तों, द्वैध शासन का। अब बात करते हैं कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य
सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक दोस्तों, जी आपका जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दोस्तों जी कुछ पॉलिसी थी वो ऐसा काम करे। क्या गया, इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरी ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दोस्तों प्रदान किया गया। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं 1786 का दोस्तों अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ध्यान से दोस्तों, 1786 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किया गया। इसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें मांगी। यानी जब उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा था, तो उसने क्या कहा, उसने अपने पहले कहा पद स्वीकार मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मेरी दो शर्तें हैं। तो उसने क्या शर्त बताई, उसने पहली शर्त बताई दोस्तों, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। ठीक है, और उसने दूसरे कहा था उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसने कहा कि मुझे कमांडर ऑफ चीफ का पद भी दिया जाए कि बादशाह कुछ बात होती है मैं अपना खुद हैंडल कर सकूं। ठीक है, उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं 1793 का दोस्तों चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। इसमें कहा गया था, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक दोस्तों, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जब आपका 1793 का चार्टर कानून आया, इसने कहा गया इसने भारत पर व्यापार के अधिकार थे जो विक्टोरिया यानी एलिजाबेथ ने कंपनी को दिए थे, आदेश दिए, यानी जो अधिकार दिए थे, एक अधिकार मोनोपोली दिया था उन्हें क्या हुआ, जब जैसे अधिनियम आया तो उन्हें 20 साल के लिए डायरेक्ट इसको दोस्तों आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ा दिया तो इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। वह शर्त है कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। जब आया ये कदम क्या गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं और जो इनकम एम्प्लॉई हैं उनका वेतन भत्ता जो आपको भारतीय राजस्व से ही देना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे आता आपका चार्टर कानून 1813 जो कानून आता है उसमें क्या गया दोस्तों कि इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यानी पहले सिर्फ एक कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए था, मगर जब 1813 का जो चार्टर कानून आया उसने क्या कहा, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जो भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए दोस्तों खोल दिया गया। तभी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के अधिकार को बहाल रखा। यानी कि जब इन्होंने कहा कि जैसे भारतीय में आप व्यापार सबके लिए सामान खोल रहे हैं, तो मैं चीन के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार चाहिए मानी मोनोपोली चाहिए। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को प्रकट और स्थापित किया गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। यानी कि मिशनरियों को, ईसाई लोगों को आओ अपना धर्म प्रदान, जो कुछ करना है वो आप करो। ठीक है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी गई। ठीक है, प्रसार की व्यवस्था दोस्तों दी गई। और कहा इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को उस व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया
किया, कर भुगतान नहीं करने पर दंड भी प्रदान किया। यानी इसमें कहा गया है तो जैसे लोग दंड कर टैक्स नहीं भरते तो उन्हें दंड भी दिया जाए बाकायदा। ठीक है। अब आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1800 चार्टर अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। मेन पॉइंट दोस्तों यूपीएससी 2023 में दोस्तों इसमें प्री में पूछा गया क्वेश्चन कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। वो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था दोस्तों, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों बना दिया गया था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां ने थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, जीडी में, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, किसी भी एग्जाम दे, वनडे एग्जाम दे, उसमें 100% दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों आने है। ठीक दोस्तों, दूसरा कदम क्या था, इसमें कहा गया था इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 3 नंबर पे। तो इसमें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। ठीक है, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास भी किया। ठीक है, पहली बार आपका चार्टर एक्ट में 1833 में दोस्तों सिविल सेवकों को जो पहले, अब ये यूपीएससी हो गई, आईएएस हो गई, पहले थी आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस थी पहले, अब आपकी आईएएस कर दी गई है, वो यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। वही दोस्तों इसमें पहली बार इसमें उसका जिक्र दोस्तों किया गया। ठीक है, तो ओपन हो गई, खुली प्रतियोगिता शुरू करने का दोस्तों प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जब बोर्ड ऑफ का डायरेक्टर ने विरोध किया तो इस कारण से इस प्रावधान को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, आगे आता है आपका 1858 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसने पहली बार गवर्नर की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। जब जोड़े गए तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया। ठीक है, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। ठीक, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशेष सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सिविल सेवा के लिए दोस्तों कौन समिति की स्थापना हुई? वो हुई थी मैकाले समिति की दोस्तों। ठीक, कब हुई थी? 1854 दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। आपका 1833 में कि सिविल सेवकों के लिए दोस्तों आवाज़ तो उठाएगी, मगर वो रद्द करेगी तो कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कारण थी, तब इसमें विरोध किया तो आपकी वहाँ पर मांग थी वो बंद कर दी। अब 1853 में दोस्तों आपकी मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसने, ठीक है दोस्तों, फिर कहा गया इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर इसमें कहा गया स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यानी कि जब ये अधिनियम आ चुका तो स्पष्ट हो गया था कि कंपनी का शासन दोस्तों अंत आने वाला कंपनी का, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आपके आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। जो आपका केंद्रीय परिषद बनाया गया उसमें कहा गया था 6 नए सदस्य जुड़ जाएंगे, उसमें 4 आपके चुनाव से बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा दोस्तों किया जाना था, ठीक है। अब आता ताज का शासन। ताज का शासन दोस्तों आए तो बात करें तो 1858 से 1947 तक। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है दोस्तों। उसकी बात करते हैं, पहले आपको बता दूँ तो 1857 जो आपको विद्रोह हुआ था वो सैनिक विद्रोह दोस्तों, वो बताऊँ आप, जिसमें सुअर की चर्बी वगैरह और गाय का मांस वगैरह जो कास्ट्यूम थे वो मंगल पांडे द्वारा विरोध और काफ़ी सैनिकों द्वारा जो विरोध हुआ था दोस्तों, उसे जब विरोध तो हुआ तो वो शांत कर दिया। फिर उसके बाद 1858 का दोस्तों भारत सरकार द्वारा अधिनियम पास किया गया। उसमें कहा गया इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, ठीक है दोस्तों, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रस्तुत इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, ठीक दोस्तों। अब इस अधिनियम की विशेषताएं हैं दोस्तों देखो, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, 1858 में आपका क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल था अब सीधा भारत का गवर्नर जनरल बना, अब भारत का वायसराय बन गया। भारत का वायसराय कर दिया गया था, वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नाम बन गया। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय तो ने लॉर्ड कैनिंग, ठीक। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वितीय प्रणाली समाप्त कर दी। जब इस अधिनियम आया तो उसने कहा कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट बनाया था उसे समाप्त कर दिया और भारत में शासन की द्वितीय प्रणाली समाप्त कर दी, ठीक है दोस्तों। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, नए पद का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नेतृत्व थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था, ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का दोस्तों गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत का दोस्तों सचिव बनाया गया, ठीक है। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का दोस्तों अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है दोस्तों। अब बात करें 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और दोस्तों अधीक्षक दोस्तों, ठीक है, अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था।
इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ठीक। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग ने नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1919 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक। तो इसकी विशेषता थी तो इसी प्रकार है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जैसे बनारस के राजा, पटियाला के राजा, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीयों को यानी लॉर्ड कैनिंग ने क्या था 1862 में 3 भारतीयों को, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। ठीक है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक दोस्तों। इसलिए वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, कैनिंग द्वारा 1859 में दोस्तों पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था तथा उसे एक विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी था। ठीक दोस्तों। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ऐसे अध्यादेश दोस्तों पारित करने की अवधि क्या थी? 6 माह दोस्तों होती थी। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषता इस प्रकार दोस्तों इसमें कहा गया था, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता रहता था, यानी बहुमत तब वो आपको सरकारी सदस्यों का ही होता रहता था। ठीक है। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दोस्तों अधिकृत किया गया। ठीक। इसके में जो विधान परिषद जिसमें 3 लोग जुड़े गए थे, जो पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जो जुड़े गए थे, उन्हें दोस्तों बजट पे बहस करने का अधिकार मिल चुका था। ठीक है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। ठीक दोस्तों। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, यानी कि जो चुनाव शब्द है उसका अधिनियम में दोस्तों कोई प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक दोस्तों।
इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दोस्तों कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 1660 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक दोस्तों, और इसमें कहा गया था, इसने प्रांतीय में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए दोस्तों प्रांतीय गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई थी। और इसमें कहा गया था, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। जो दोस्तों आप सभी को विधान परिषद के कार्यों कर्मचारियों दोस्तों ये अधिकार दिए गए। ठीक दोस्तों, और इसमें कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिकी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, उन्हें विधि का सदस्य दोस्तों बनाया गया था। ठीक दोस्तों, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार यानी कि इसमें कहा गया मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता और हिंदू का चुनाव सिर्फ हिंदू मतदाता ही दोस्तों कर सकते थे। ये उन्हें दोस्तों प्रतिनिधित्व संप्रदाय यानी कैबिनेट कमेटी को स्थापित किया। इस प्रकार इस अधिनियम के संप्रदाय का वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इसने प्रेसिडेंसियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन, तो वो अपने लॉर्ड मिंटो दोस्तों, लॉर्ड मिंटो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान दोस्तों किया गया। ठीक, अब बात करते हैं 1919 में भारत शासन अधिनियम। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? इस अधिनियम में दोस्तों प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का दोस्तों प्रावधान किया गया और यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा किया गया था। इन नियमों ने केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ठीक, बात करें, इसने कहा इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि शामिल थे। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि और राजस्व, वित्त आदि शामिल थे, तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है दोस्तों, दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के
प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, तो प्रशासन शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी यूनानी शब्द डाई आर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया, द्वैध शासन व्यवस्था दोस्तों कहा गया है। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही, कुछ ये व्यवस्था दोस्तों सफल ना हो पाई, असफल ही रही। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 जो सदस्य मेंबर्स थे वो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक, अब बात करते हैं आगे। इसने कहा इसके सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार दोस्तों कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों का उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इससे यह लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का दोस्तों गठन किया गया 1926 में। ठीक है दोस्तों, यानी जो लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी वगैरह होती है ना, उसी को इसमें कहा गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपनी बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ठीक, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि इसमें वैधानिक आयोग बनाया गया, उसमें कहा 10 साल जाँच करो, उसके बाद हमें 10 साल बाद रिपोर्ट चाहिए आप पे से। ठीक है, ठीक दोस्तों, ठीक, तो जांच मांगी तो उसके बाद आगे आता है कहा गया हमें 10 साल जांच पे आगे बाद अपनी रिपोर्ट करने का देती है इसमें। और इसमें बढ़ाया, इसमें कहा कि इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है कि दोस्तों स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ था दोस्तों। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधित्व शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय गवर्नर जनरल करता था। इसने आम हित के मामलों में परामर्श और चर्चा को आसान दोस्तों बनाया। ठीक, अब कहते हैं साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में दोस्तों यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दोस्तों वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्य में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशें को भारत परिषद अधिनियम 1935 में दोस्तों शामिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो आपका सांप्रदायिक अवार्ड क्या होता था, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दोस्तों, दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्हें अवार्ड में संशोधन के लिए दोस्तों पूना की यरवादा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया।
ठीक दोस्तों, अंतर कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौता के नाम से दोस्तों जाना जाता। ठीक है, इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए दोस्तों स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया और संशोधित वर्गों अन्य अनुसूचित जातियों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन किया। इसका मतलब यह है कि दलितों वर्गों के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। इसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की रचना इस संशोधित सांप्रदायिक अधिनियम पर आधारित दोस्तों थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम दोस्तों क्या था, जो फिलहाल अभी जो संविधान में फैला हुआ है उसमें भी दोस्तों से बताते हैं, उसमें दोस्तों 40 से 50% दोस्तों इसी का योगदान है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं का, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह दोस्तों माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा दोस्तों कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय गवर्नर जनरल को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में दोस्तों शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था दोस्तों। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणाम यह हुआ कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों, इसने 11 राज्यों में से 6 द्वैध सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत जो हमारा आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बैठ गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित वर्गों अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में सामान्य सीटें आरक्षित की। इसने महिलाओं और श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दोस्तों मिल गया था। ठीक, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों की गई। इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों जो RBI बैंक उसकी स्थापना दोस्तों की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी दोस्तों, जो PCS लेवल की होती है एग्जाम, उसकी भी दोस्तों इसने 1935 के थ्रू दोस्तों स्थापना की गई। ठीक, तो आपको EPSC की स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है दोस्तों, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसने बर्मा जो अब म्यांमार है को भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम से। ठीक है, पहले हमारा भारत अखंड भारत था। ठीक है दोस्तों, इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। इसने अल्पसंख्यकों के हितों
की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकार की स्थापना की का प्रावधान किया दोस्तों। इसने महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का दोस्तों प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों, अब आपका आता है दोस्तों आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कहा गया कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अब 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात दोस्तों कही। यहीं से भारत का दोस्तों विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं होगा। जो उसी दिन 3 जून 1947 दोस्तों को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना दोस्तों के नाम से दोस्तों जाने जाती है। ठीक है दोस्तों, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसमें कहा गया इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इससे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन दोस्तों किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है दोस्तों, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी था। तो इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ठीक, इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। ठीक है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ठीक, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ या स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है, यानी कि आप भारत पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं या भारत की आपका खुद ही स्टेट कंट्री दोस्तों स्थापित कर सकते हो अलग से ही। इसमें कहा गया इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द
समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की घोषणा की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। ठीक है दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों। अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, ये आपका दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों समाप्त होता है। और आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपको भारतीय निर्माण यानी कि संविधान का निर्माण दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी का जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तुम्हारी एक मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।